इस साल के आखिर में नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए अभी से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लगातार वहां से खबरें आ रही हैं। दुनिया भर की नज़र अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर है। बीती रात एक और खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस बार चुनावी मैदान में नहीं होंगे, और उन्हें लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने भी उनसे ये अपील, ये रिक्वेस्ट की थी। और अब जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जगह शायद कमला हैरिस, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हमारे साथ अभिषेक हैं जो तमाम जानकारियां लेकर आए हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, क्या पूरी जानकारी है, आप शुरुआत से अगर बताएं हमारे दर्शकों को। कल रात जो बाइडन, जो अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका में दो पार्टियों का दबदबा है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। इन्हीं दोनों के बीच सत्ता बदलती रहती है, कभी इसका राष्ट्रपति कभी इसका राष्ट्रपति। जैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से। कल रात उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस साल का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आपको अगर मैं बताऊं तो पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है कि जो निवर्तमान राष्ट्रपति, यानी जो अभी सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, उसने री इलेक्शन के लिए अप्लाई किया हो और अपना नाम वापस लिया हो। ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है। 1968 में लिंडन जॉनसन हुआ करते थे। वो वियतनाम वॉर जब 60s में हो रहा था, तो उसमें जॉनसन की काफ़ी फजीहत हुई थी और ट्रूप्स भेजने को लेकर उनकी अप्रूवल रेटिंग काफ़ी घट गई थी। तो उन्होंने फैसला किया था कि मैं 68 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाइडन ने क्यों नाम वापस लिया, इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी ख़राब फिटनेस। अगर आपको याद हो, 27 जून को जो CNN पे प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, उसमें जो बाइडन लड़खड़ाते हुए दिखे। कई चीज़ों पे अपनी बात वो सही ढंग से नहीं रख पाए। और कोई भी जो दर्शक होता है, वोटर होता है, वो पूरी डिबेट नहीं देखता। 1.5 घंटे की डिबेट कोई नहीं देखेगा। बहुत कम लोग होंगे जो उस पर बैठ के उस पर चर्चा करें। तो वो जो क्लिप्स चलती हैं आजकल के ज़माने में, रील्स और शॉर्ट्स का जो ज़माना है, तो जो ट्रंप कैंपेन है, ट्रंप की जो टीम है, उसने उसको पकड़ा और जहाँ जहाँ पे बाइडन लड़खड़ाए उसको हाईलाइट किया। तो वो एक साबित करने का उनके पास हो गया कि हम जो कहते आ रहे थे पहले से कि ही इज़ अनफिट फॉर द रोल, तो वो साबित हो रहा है। तो बाइडन के लिए मुश्किल हो गया था। और उनकी जो पार्टी के सांसद थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद, और जो डोनर्स थे, जो पैसे देते हैं, जिनके दम पे आप चुनाव लड़ते हैं, वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए आते हैं इलेक्शन में पार्टियों के लिए। जैसे अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट जिसमें 100 मिलियन डॉलर्स हैं, यानी लगभग आपको 800-850 करोड़ रुपए ये बाइडन कैंपेन के पास हैं। वो इतना खर्च करेंगे। तो ये सब मुश्किलें आई। हाँ, तो बाइडन फिर भी अड़े रहे कि नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा और मैं ही हूँ जो हरा सकता हूँ ट्रंप को, क्योंकि मैंने 4 साल काम किया है और पहले मैंने हराया है और मैंने बहुत सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। लेकिन वो फिटनेस में उनके नहीं दिख रहा था। एकाएक जो ये खबर देर रात आई, इसके पीछे की आपको मुख्य वजह क्या लगती है कि बाइडन ने नाम वापस क्यों लिया होगा, या क्या उन पर कोई दबाव बनाया गया पार्टी के? बिल्कुल। पिछले हफ्ते बाइडन ने कहा था कि कोई अगर मुझे हेल्थ कंडीशन हो जाए, उसके बाद ही मैं विचार करूंगा कि मुझे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। उसके अगले दिन उनको कोविड-19 हो गया। वो कोरोना से संक्रमित हुए। फिर वो अपने घर में आइसोलेशन में हैं अभी भी। और इस बीच में उनका था कि जो बराक ओबामा हैं, नैन्सी पेलोसी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता, बराक ओबामा 8 साल राष्ट्रपति रहे, तो वो सब उनसे बात कर रहे थे कि आप इससे ड्रॉप आउट करिए, क्योंकि आपके रहते हुए हम ये चुनाव नहीं जीत सकते। तो इस दबाव की वजह से उन्होंने नाम वापस लिया। अब जब जो बाइडन का नाम जो है वो रेस से बाहर हो गया है, तो कमला हैरिस का नाम आगे आ रहा है। तो आपको किस तरीके से, आपने पूरा देखा है, समझा है, आप किस तरीके से इस नाम को देखते हैं? क्या दावेदारी होगी या क्या लगता है? बाइडन ने जो अपना एक नोट लिखा है लंबा, उसमें उन्होंने अपनी सबसे पहले अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि हमने नेशन बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, वॉर वेटरन्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं लाई, बुज़ुर्गों को दिया, मेडिकल सर्विस दी, और पहली बार किसी अफ्रीकन अमेरिकन महिला को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया। जो कमला हैरिस हैं वो इंडियन मूल की हैं, उनको उपराष्ट्रपति बनाया। पहली बार हिस्ट्री में, अमेरिका का इतिहास अगर आपको याद हो, 1776 जब वो आज़ाद हुए थे, 4 जुलाई 1776, तब से अब तक लगभग
45 से ज़्यादा राष्ट्रपति हो चुके हैं, आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई हैं। और कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। तो उन्होंने उपलब्धियां गिनाई और कहा कि जो मैंने कमला हैरिस को चुना था वो मेरा सबसे बड़ा फैसला था और सबसे सही साबित हुआ, तो मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन कमला हैरिस को नॉमिनेशन हासिल करने के लिए रास्ता कितना आसान है, मतलब उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। कमला हैरिस अभी सबसे परफेक्ट चॉइस हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी राष्ट्रपति बने, हम भी लड़ें चुनाव। तो अब जब बाइडन ने नाम वापस लिया है तो वो रेस खुल गई है। तो ये जो डिसाइड होगा नॉमिनेशन, ये होगा अगस्त 2024 में शिकागो में नेशनल कन्वेंशन होगा। आपको डेमोक्रेटिक पार्टी का अभी कुछ दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन हुआ, जिसमें जब ट्रंप को गोली लगी उसके बाद वो पहली बार पब्लिक मंच पे आए और उसमें उनका नॉमिनेशन फाइनल हो गया, यानी ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो तय हो चुका है। कमला हैरिस के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अब जो डेलीगेट्स होते हैं, आपको एक मैं सिस्टम प्राइमरी का समझा देता हूँ कैसे नॉमिनेशन मिलता है। अमेरिका में डेलीगेट सिस्टम है, जैसे वहाँ 50 राज्य हैं और हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर कुछ कुछ डेलीगेट्स मिले हुए हैं, उसको आप समझ लीजिए वोटर्स के रिप्रेजेंटेटिव। तो वो उसमें वोटिंग होती है हर स्टेट में अलग अलग, उसमें जो भी जीतता है, जैसे 48 स्टेट में है कि जो भी 50% से ज़्यादा या फिर जो सबसे ऊपर रहा कैंडिडेट, जैसे पार्टी के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार हैं कि मैं भी, तो जैसे रॉन डिसेंटिस थे, आपको विवेक रामास्वामी थे, भारतीय मूल के ही थे, आपको निक्की हेली थी, तो ये सब बैलेट्स पे आते हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी, एक पार्टी का मैं प्राइमरी बता रहा हूँ, तो उसमें होता है कि जिनको सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स मिले, सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो उस राज्य के सबसे सारे डेलीगेट्स उनके हो जाते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जैसे रिपब्लिकन में 2400 के आसपास डेलीगेट्स हैं टोटल अमेरिका के लेवल पे, डेमोक्रेटिक पार्टी में 3949 हैं। जो बाइडन, उनके नाम पे लगभग 3900, यानी समझिए 50 ही नहीं मिले थे, बाकी 3900 वोट उनके थे डेलीगेट्स। यानी तय था कि जो बाइडन कैंडिडेट होंगे, ये लगभग तय था। अगर वो नाम वापस नहीं लेते तो बाइडन ने ये कहा है कि मैं कमला हैरिस का समर्थन करता हूँ, लेकिन क्या वो डेलीगेट समर्थन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बाइडन फोर्स नहीं कर सकते डेलीगेट्स को कि आप कमला हैरिस को ही वोट डालें। तो अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स तय करेंगे कि कौन इस रेस में आगे जाएगा, कौन कन्वेंशन में नाम देगा। ये अगस्त तक फाइनल होगी। ये अगस्त 20-22 अगस्त तक फाइनल हो पाएगा। उससे पहले कुछ भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि कमला हैरिस उम्मीदवार बन ही गई हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि कमला हैरिस के अलावा भी कोई और ऐसा नेता उनके पार्टी का जो नज़र आता हो रेस में? कई सारे हैं, जैसे एक प्राइजकर का नाम आता है, वो ओहायो, मेरे ख्याल से ओहायो के गवर्नर हैं, ओहायो या इलिनॉय के गवर्नर हैं, कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गैविन न्यूसॉम, और 2-3 ऐसे और भी नाम आ रहे हैं सामने, लेकिन अभी कोई खुलकर सामने नहीं आया है। और किसी के पास ये बताने को नहीं है कि मैं अगर केंद्र में सरकार बनाऊंगा, मैं राष्ट्रपति अगर बना, तो मेरा जो विज़न है वो क्या होगा। लेकिन कमला हैरिस के पास है, क्योंकि उन्होंने बाइडन के साथ काम किया है। और कमला हैरिस के साथ एक चीज़ और भी ये दिलचस्प है, क्योंकि वो लाइन ऑफ सक्सेशन में दूसरे नंबर पर आती हैं कि अगर पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है। अगर आपको याद हो, 1963 में जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे, उनकी जब हत्या हो गई थी, तब लिंडन बी जॉनसन उस वक्त उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, वो राष्ट्रपति बने थे, लाइन ऑफ सक्सेशन में दूसरे नंबर पर थे। इसी तरह कमला हैरिस के साथ है कि अगर बाइडन ड्रॉप अभी अगर वो इस्तीफा देते हैं, जो इन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा है कि जो सरकार मेरी बच्ची है, कार्यकाल बच्चा है, वो मैं राष्ट्रपति पद पे रहूँगा, वो काम करूँगा। लेकिन दबाव तो बनेगा ही कि अगर आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हैं तो आप देश कैसे चला सकते हैं, तो ये मुश्किल आएगी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ये दिखाने का मौका होगा कि कमला हैरिस महिला हैं, वो भारतीय मूल की हैं, डाइवर्सिटी वाली बात आएगी, लाइन ऑफ सक्सेशन में दूसरे नंबर पर हैं, तो वो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं। उनके नाम पर ज़्यादा, मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है, जो पढ़कर और देखकर मुझे समझ में आया कि उनके नॉमिनेशन के चांस सबसे ज़्यादा हैं। अभिषेक, अगर हम हमारे दर्शकों के लिए समझना चाहें कि जिस तरीके से जो बाइडन ने अपना नाम वापस ले लिया है,
कमला हैरिस का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो अब जब चुनाव होंगे राष्ट्रपति पद के, तो किस पार्टी का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी नज़र आ रहा है? डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचेगी आगे, या फिर जो दूसरी पार्टी है उसका दबदबा होगा? ये बताने से पहले मैं आपको जो यूएस में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यूएस में जैसा मैंने बताया कि जो पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन होता है उसमें भी डेलीगेट सिस्टम है। जो मेन इलेक्शन होता है जो 5 नवंबर 2024 को होने वाला है उसमें भी डेलीगेट सिस्टम है। यानी कि हर स्टेट में जनसंख्या के आधार पे कुछ कुछ प्रतिनिधि बटे हुए हैं कि इतने वोट आपको मिले तो इतने प्रतिनिधि। कुछ राज्यों में ऐसा सिस्टम है, कुछ राज्यों में ऐसा है कि किसी जो भी सबसे ज़्यादा वोट लेके आया सारे डेलीगेट्स उसके, तो वो बहुत ही दिलचस्प होता है और वो गिनने में आपको समझ नहीं आएगा। कोई अगर 30 स्टेट भी जीत के वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत पा रहा है, कोई 20 जीत के वो जीत जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम है। तो टोटल जो डेलीगेट्स होते हैं 538 होते हैं, वो स्टेट वाइज बटे हुए हैं और जिसको 270 मिलते हैं यानी ½ + 1 वो विजेता होता है। जैसे बाइडन को 306 मिले थे पिछली चुनाव में, इस बार वो लड़ नहीं रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव है उसमें शुरुआत से अगर 2020 से आप देखें जब ट्रंप हारे, जब ट्रंप 2020 का चुनाव हारे तो उसके बाद जब वो कुर्सी खाली करने वाले थे तब आपको याद हो जनवरी 2021 में दंगे हुए थे वहाँ की संसद में। उस दिन जो डेलीगेट्स होते हैं वो उस दिन संसद में जाकर वोटिंग कर रहे थे। एक औपचारिकता ही होती है, आपको पता होता है कि वो किसके पक्ष में वोट डालेंगे और कौन राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन वो औपचारिकता के दिन उस दिन दंगे हुए, लोग घुस गए, कुछ लोग मारे भी गए। और वो कहते हैं कि इतिहास में काला दिन था अमेरिका के लिए कि वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और उनके यहाँ संसद पे हमला हो रहा है और उसके पीछे ट्रंप का हाथ बताया गया, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया। वो पास नहीं हुआ, अलग बात है। और ये परंपरा रही है कि जब कोई प्रेसिडेंट कुर्सी छोड़कर जाता है तो वो नए प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होता है। ट्रंप नहीं गए थे। उसके बाद जब वो कुर्सी से हटे तो उनके ऊपर कई सारे केस चले, डॉक्यूमेंट ले जाने का, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने घर ले जाने का, दंगे करवाने का, चुनाव में धांधली करवाने का, चुनाव का नतीजा पलटने की कोशिश करने का। और हस मनी ट्रायल की एक पॉर्न स्टार का मामला था, उसको पैसे देकर उन्होंने चुप कराया कि वो संबंध जो कभी कथित तौर पर उन्होंने उसमें पॉर्न स्टार के साथ बनाए थे उसको उजागर ना हो और उसके बदले उसका फ़ायदा उनको राष्ट्रपति चुनाव में हो। वो 2016 की बात थी। तो इस तरह के मामले थे और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ट्रंप फिर से उभर कर सामने आएंगे और वो सबसे बड़े उम्मीदवार बन जाएंगे और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के सबसे प्रबल दावेदार। उनके खिलाफ एक एक करके सारे केस खारिज हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन पे हमला हुआ था, जानलेवा हमला, तो सिंपैथी वोट वो भी मिला। तो अमेरिका में बहुत सारे वोटर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, मतलब वो रिपब्लिकन होते हैं या फिर डेमोक्रेट्स होते हैं, ये मैक्सिमम लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल वोटर्स होते हैं, उनको कहते हैं पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट्स। तो वो लोग जो कुछ का आंकड़ा है वो डिसाइड करता है कि चुनाव किस तरफ जाएगा। तो जिस तरह से चीज़ें अभी हो रही हैं, जैसे आपको मैंने बताया सिंपैथी वोट, वो तो एक तो जाएगा ही ट्रंप को। दूसरी चीज़, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं वो उतने ताकतवर नहीं है। जो बाइडन पे लोगों का भरोसा ख़त्म हो गया है, बहुत सारे लोगों का। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐसे भी समर्थक हैं जो कहते हैं कि हम किसी पत्थर को दे देंगे लेकिन ट्रंप को वोट नहीं देंगे। तो इस तरह की चीज़ें अभी काफ़ी मामला समझ लीजिए कि 50-50 है, लेकिन ट्रंप का पलड़ा थोड़ा भारी है, अभी भारी नज़र आ रहा है। जो बाइडन के भविष्य पर भी अगर मैं आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूँ तो कि अब उनका भविष्य किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी, बाइडन ने कहा है कि वो जनवरी 2021 तक, जब तक नए राष्ट्रपति 2025 तक जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक वो पद पर बने रहेंगे और वो अपना पूरा ध्यान जो है राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों पर लगाएंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बाइडन अगर राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते और वो सबसे बड़ी बात उसकी वजह है ख़राब फिटनेस, तो उसी आधार पे आप राष्ट्रपति कैसे रह सकते हैं। तो जो ट्रंप कैंपेन है या डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसको मुद्दा बनाएंगे और ये मजबूर करेंगे और ये काफ़ी प्रेशर पड़ेगा उन पे कि वो अभी इस्तीफ़ा दें। क्या ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव थोड़ा जल्दी हो जाए? इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन बाइडन इस्तीफ़ा दे सकते हैं, ये चांस लग रहा है।
ये हो सकता है। और उस स्थिति में कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेंगी और फिर वो चुनाव लड़ेंगी। अगला प्रश्न मेरा कमला हैरिस से जुड़ा हुआ है, ये एक आखिरी टिप्पणी उन पर भी मैं आपसे लेना चाहूँगा। अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं अमेरिका की, तो भारत से संबंधों पर या भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से आप देखते हैं? एक चीज़ हम लोग मतलब हमेशा ये भूल करते हैं, और क्या उसको कहें, गलती, भ्रम पाल लेते हैं कि कोई भारतीय मूल का है तो वो भारत के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं होता। मतलब अगर इंडिया में वो व्यवस्था है नहीं कि कोई बाहर का आके यहाँ कुछ बन जाए, ऐसा हमने अभी तक चलन देखा नहीं है। तो अगर भारत में कोई जिम्मेदार पद पे बैठे और वो अपने देश के लिए काम करे तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह अगर वो अमेरिका के वोटर्स के वोट से अगर अपनी कुर्सी पर आ रहा है तो वो पहले अमेरिका के लिए काम करेगा, उसके बाद वो भारत की चीज़ें आती हैं, उसके बाद कोई दूसरा देश आता है, तो वो अमेरिका फर्स्ट हमेशा रहेगा। तो कमला हैरिस भले भारतीय मूल की हों, उनकी पहचान पे आप गर्व कर सकते हैं, लेकिन ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वो आएंगी तो भारत को सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, वो यूएस के इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारियां आपको दी कि जो बाइडन ने नाम वापस ले लिया है, और कमला हैरिस उम्मीदवार होंगी या नहीं ये भी कब तक पता चलेगा। तमाम चीज़ें इस वीडियो में हमने आपको बताई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। आज के दुनियादारी में भी इस पर हम विस्तार से और जानकारी शेयर करें। बिल्कुल। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनके सवाल एक्सपर्ट से पूछकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।